नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश सियाग आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। इससे पहले हम अशोक के बारे में हम कर चुके हैं। जैसे कि हमने पहले देखा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखा, उसके बाद में बिंदुसार के बारे में देखा, उसके बाद में अशोक के बारे में देखा। अशोक का प्रारंभिक जीवन और उसकी कुछ एक इम्पोर्टेंट बातें हम देख चुके हैं। अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है अशोक के अभिलेख, उनको हम देख लेते हैं। ये एक थ्योरिकल पार्ट है, इसके लिए हमें चलना होगा अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आप अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखना। तो चलो दोस्तों, अपने शुरू करते हैं। अपना थ्योरिकल पार्ट है, उसको देख लेते हैं। अशोक का इतिहास मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है, यानी कि अशोक के इतिहास का जो ज्ञान हमें है उसके सिर्फ अभिलेखों से पता लगता है। उसके अभी तक 40 से अधिक अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं जो देश के एक कोने से दूसरे कोने में बिखरे पड़े हैं, यानी कि उसके अभिलेखों की जो संख्या है लगभग 40 है जो हमें आज तक जो है प्राप्त हुए हैं। यहाँ एक और अभिलेखों उसके साम्राज्य की जो है ये जहाँ एक और ये अभिलेख जो है उसके साम्राज्य की सीमा का निर्धारण करते हैं, हमारी मदद करते हैं, मतलब सीमा की निर्धारण में। वहीं दूसरी ओर उसके धर्म और प्रशासन संबंधी महत्वपूर्ण बातों की भी सूचना हमें उसके अभिलेखों से मिलती है। इन अभिलेखों का इतना महत्व है कि D.R. भंडारकर जैसे चोटी के विद्वान ने केवल अभिलेखों के आधार पर ही अशोक के इतिहास को जो है लिखने का उन्होंने प्रयास किया। यानी सिर्फ अभिलेखों के आधार पर ही अशोक के इतिहास को लिखने का प्रयास किसने किया? D.R. भंडारकर जी ने किया। कहा जा सकता है कि यदि अभिलेख प्राप्त नहीं होते, यानी अशोक के अभिलेख प्राप्त नहीं होते, तो अशोक जैसे सम्राट के विषय में हमारा ज्ञान जो है अपूर्ण ही रहता, कभी वो पूर्ण नहीं होता। सर्वप्रथम 1837 के अंदर जेम्स प्रिसव नाम के एक विद्वान थे, उन्होंने अशोक के अभिलेखों का उद्वाचन यानी कि उसको पढ़ा, देखो। किंतु उन्होंने जो है लेखों में जो देवनामपीय जो नाम अभिलेख के अंदर अशोक का मिलता है, धौली, जोगड़, इन कुछ एक अभिलेखों को, मास की, इन कुछ एक अभिलेखों को, जैसे मास की अभिलेख है, ऐसे कुछ एक अभिलेख है जिसके अंदर अशोक का नाम अशोक मिलता है। बाकी सभी जो अभिलेख हैं उसके अंदर अशोक का नाम देवनामप्रिय मिलता है। अब जो जेम्स प्रिसप थे उनको ये अभिलेख जब मिले तो उस देवनामप्रिय का संबंध जो उन्होंने किससे संबंध स्थापित कर दिया? सिंहल के राजा तिस से उसका संबंध स्थापित कर दिया। अब सिंहल क्या है? सिंहल है श्रीलंका जो द्वीप है, वो प्राचीन भारत के अंदर सिंहल द्वीप के नाम से जाना जाता था। तो उसके राजा तिस से उसका संबंध स्थापित कर दिया, किसका? अशोक का। ये बहुत बड़ी भूल हो गई जेम्स प्रिसप से में। कालांतर में तथ्य प्रकाश में आया कि सिंहल अनुश्रुति जिसका नाम, जैसे अपने बात करते हैं सिंहली भाषा के अंदर जो लिखी गई चीज़ें हैं उनको सिंहल अनुश्रुतियाँ कहा जाता है। जैसे दीपवंश तथा महावंश, ये दोनों की दोनों सिंहल अनुश्रुतियाँ हैं। में यह उपाधि अशोक के लिए प्रयुक्त की गई है, यानी बौद्ध धर्म से संबंधित सिंहल अनुसूतियाँ हैं, दीपवंश, महाद्वीपवंश, उसके अंदर अशोक की उपाधि देवनामपीय से उसको संबंधित किया गया है। ठीक है। अंततः 1915 का जब टाइम आया उसके अंदर मास्की का अभिलेख प्राप्त हो गया और इस अभिलेख के अंदर अशोक का नाम भी अशोक पढ़ लिया गया। मैंने आपको अभी बताया कि अशोक का नाम मास्की अभिलेख के अंदर अशोक मिलता है, बाकी जितने भी अभिलेख हैं उन सब के अंदर अशोक का नाम देवनामपीय मिलता है, यानी कि उसकी उपाधि देवनामपीय मिलती है। जिससे क्या किया गया? जेम्स प्रिसप ने ये गलती कर दी कि देवनामपीय का जो संबंध है वो सिंहल द्वीप के तिस से उन्होंने स्थापित कर दिया। अब अशोक के अभिलेखों का क्लासिफिकेशन अपने देख लेते हैं। उसके अनुसार क्या होता है? अशोक के अभिलेखों का विभाजन निम्नलिखित वर्गों में किया जा सकता है, यानी कि उसका विभाजन निम्न वर्गों में किया जा सकता है। नंबर 1 शिलालेख, नंबर 2 स्तंभ लेख, यानी जो शिलाओं के ऊपर हमें लेख मिले उनको शिलालेख कहा जाता है। दूसरा था स्तंभ लेख, यानी जो स्तंभों के ऊपर कुछ लेख हमें मिले उनको स्तंभ लेख कहा जाता है। और नेक्स्ट मिलते हैं गुहा लेख, यानी कि जो गुफाओं में, जैसे बराबर की पहाड़ियाँ हैं उनके अंदर कुछ गुफाओं को अशोक ने खुदवाया और बाद में उनको जो है एक संप्रदाय को उसने क्या कर दिया? दान में दे दिया। ठीक है, उनको अपने देखते हैं, इनका संक्षिप्त वर्णन अपने देख लेते हैं। आज का हमारा टॉपिक सिर्फ शिलालेख पर केंद्रित होगा, बाकी जो है स्तंभ लेख और गुहा लेख हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो शिलालेख जो था, शिलालेख को हम पढ़ लेते हैं। शिलालेख भी 2 प्रकार के हैं, पहले है वृद्ध शिलालेख, उसके बाद में चतुर्दश शिलालेख। ठीक है, पहला जो पार्ट है वृद्ध शिलालेख हम देख रहे हैं, उसके बाद में दूसरा जो पार्ट होगा वो होगा लघु शिलालेख। ठीक है, ये 2 पार्ट उसके अंदर बने हैं। उसके अंदर जो शिलालेख है उसके अंदर अशोक की 14 राज आज्ञाएं मिली हैं जिनको चतुर्दश शिलालेख बोला जाता है, यानी हर एक शिलालेख के ऊपर जो है 14 लेख लिखे गए हैं, उनको उसके 14 अभिलेख कहा जाता है। हर एक अभिलेख को अलग अलग विषय से संबंधित किया गया है, उनको हम देख लेते हैं। हम देखते हैं उसको।
विभिन्न जो है राजाज्ञाएँ शासनादेश हैं जो भिन्न भिन्न स्थानों पे प्राप्त हुई है। मैंने अभी आपको बताया है जो ये शिलालेख हैं विभिन्न प्रकार की राजाज्ञाएँ हैं। इनका विवरण इस प्रकार है। सबसे पहली राजाज्ञा जो हम देख रहे हैं वो है शहबाजगढ़ी। ये कहाँ स्थित है? आधुनिक पाकिस्तान के पेशावर ज़िले में यूसुफजई तहसील में स्थित है। ठीक है, यूसुफजई तहसील है पाकिस्तान के आधुनिक जो पेशावर ज़िला है उसके अंदर। ठीक है, अब ये कब मिला इसको देख लेते हैं। 1836 में जनरल कोर्ट ने इसको जो है पता लगाया, जनरल कोर्ट ने इसका पता लगाया। इसमें 12वें के अतिरिक्त अन्य अभिलेख है, यानी मैंने अभी आपको बताया कि उसके अंदर 14 लेख मिलते हैं, लेकिन जो 12 नंबर का लेख था उसको छोड़कर बाकी सभी लेख जो है इस शहबाजगढ़ी अभिलेख के अंदर हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, इस समूह के 12वें लेख का पता 1889 के अंदर सर हेराल्ड डीन ने लगाया। ठीक है, यानी कि जो 12वां लेख है वो बाद में मिला, जो मुख्य अभिलेख से कुछ दूरी पर एक पृथक शिलाखंड पर खुदा हुआ था। यानी कि जो मुख्य अभिलेख हमें मिला है जिसके ऊपर बाकी के 13 अभिलेख लिखे हैं, उससे कुछ दूरी के ऊपर 12वां अभिलेख भी हमें मिलता है, जिसको किसने? हेरल्ड डीन ने उसको खोजा। उसके बाद में शाहगढ़ी संभवतः अशोक के साम्राज्य में विद्यमान यवन प्रांत की राजधानी थी। यानी कि उस टाइम जो है आज का जो शाहगढ़ी है वो उस समय यवन प्रांत यानी अशोक के साम्राज्य में कुछ यवन प्रांत भी थे, यानी यूनानी लोगों के जिसके ऊपर शासन हो रहा था, यानी उसके गवर्नर कुछ यूनानी लोग थे, तो उसकी राजधानी शाहगढ़ी रहा होगा। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं मनसहरा। ठीक है, इस अभिलेख के बारे में देखते हैं। तो पाकिस्तान के हज़ारा ज़िले में ये स्थित है। यहाँ से प्राप्त 3 शिलाओं पर प्रथम 8 लेख जो है लिखे गए हैं, यानी 3 शिलाएं मिले हैं जिनमें पहली शिला पर कितने? प्रथम 8 लेख लिखे गए हैं, और दूसरी पर 9वें से लेकर के 12वें तथा तीसरी पर 13वां और 14वां लेख, यानी अलग अलग जगह पे 3 शिला मिली है। ठीक है, उन तीनों शिलाओं पर अलग अलग लेख लिखे गए हैं। जो पहले 8 हैं वो प्रथम शिला पर लिखे हैं, उसके बाद में दूसरी पर 9वें से लेकर के 12वें तक के, और फिर तीसरी है उस पर 13वां और 14वां लेख जो है अलग से उत्कीर्ण किए गए हैं। फिर उसके बाद में देखते हैं पहली 2 शिलाएं जनरल कनिंघम द्वारा खोजी गई। कनिंघम जो है भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उनके द्वारा खोदी गई। ठीक है, खोजी गई। जबकि तीसरी जो है वो पंजाब पुरातत्व विभाग ने जो है अधिकारी जो थे उन्होंने उसका पता लगाया, यानी पंजाब का जो पुरातत्व विभाग है उसके अधिकारियों ने उसका पता लगाया। उसके बाद में देखते हैं अन्य लेखों के विपरीत उपयुक्त दोनों लेख खरोष्टी, यानी कि उपयुक्त दोनों शहबाजगढ़ी और मानसेरा जो लेख है वो अन्य जो अभिलेख है वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, लेकिन ये लेख जो है दोनों के दोनों खरोष्टी लिपि में लिखे गए थे, जो ईरानी अरमाइक से उत्पन्न है। यानी खरोष्टी लिपि है जो अरमाइक, ईरान की अरमाइक लिपि है उससे उत्पन्न एक लिपि है। इन लेखों के अक्षर बड़े तथा खुदाई में अधिक सुस्पष्ट हैं, यानी कि जो ऊपर के 2 लेख हमने देखे इनके जो अक्षर हैं वो अधिक सुस्पष्ट, यानी बहुत ही अच्छी तरह से उनको एकदम साफ साफ उनको लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इन स्थानों पर 12वें लेख का अंकन संभवतः विभिन्न संप्रदायों के बीच सामंजस्य रखने का उद्देश्य है, जो अशोक के शासनकाल का एक मान्य सिद्धांत था। यानी अशोक जो है वो अलग अपने जितने भी उसके शासनकाल के अंदर जितने भी संप्रदाय थे उन सब संप्रदायों के बीच में सौहार्द की भावना वो चाहता था, और इन अभिलेखों के अंदर जो है सभी के सभी जो बातें हैं वो इसी उसकी जो मान्यता है उसके ऊपर जो है एकदम सटीक वो सेट बैठते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कालसी अभिलेख। कालसी अभिलेख है नंबर 3 हम देख रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश के देहरादून जिले के अंदर स्थित है, जो 1860 में फॉरेस्ट ने इसको खोजा था। फॉरेस्ट नाम के एक विद्वान है, उन्होंने कालसी अभिलेख की खोज की कब? 1860 के अंदर। यह यमुना और टोंस नदियों के संगम पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं गिरनार। गिरनार गुजरात के काठियावाड़ में जूनागढ़ के समीप गिरनार पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, ये जो गिरनार जो अभिलेख है यहाँ पर हमें अलग अलग अभिलेख में मिलते हैं जो अलग अलग राजाओं से संबंधित है, उसको देख लेते हैं। यहीं से रुद्रदामन तथा समुद्रगुप्त के लेख भी मिले हैं। रुद्रदामन और समुद्रगुप्त के लेख भी यहीं से मिले हैं। नेक्स्ट देखते हैं 1822 ईस्वी में कर्नल टोड ने इन लेखों का पता लगाया, यानी ये जो लेख है गिरनार के अंदर, जैसे रुद्रदामन का लेख और समुद्रगुप्त का लेख, उसके साथ अशोक का लेख भी हमें मिलता है। तो इन तीनों के लेखों का पता किसने लगाया? कर्नल जेम्स टोड ने इसका पता लगाया, जिन्होंने राजस्थान के राजपूतों का इतिहास भी उन्होंने लिखा। नेक्स्ट देखते हैं अशोक का शिलालेख 2 भागों में है, यानी ये जो गिरनार अभिलेख है 2 भागों में है। बीच में तथा ऊपर तक एक रेखा खींची गई है, इसके बीच में एक रेखा खींची गई है, यानी इसके अलग अलग पार्ट किए गए हैं। देख लेते हैं इसको। पहले 5 लेख बाईं ओर तथा 7 दाईं ओर लिखे गए हैं, यानी जो लेख लिखे गए हैं 14 उनमें से पहले 5 लेख जो है एक तरफ लिखे गए हैं और बाकी के एक तरफ लिखे गए हैं। तीसरा लेख नीचे
से दाईं ओर तथा 14वां लेख है वो गिरनार, दाईं ओर जो है वो 14वां लेख है। उसके बाद में गिरनार लेख अपेक्षाकृत सबसे सुरक्षित अवस्था में है। अशोक का जो गिरनार लेख हमें मिला है वो सबसे सुरक्षित अवस्था में, यानी कि उसकी जो टूट फूट है वो बहुत कम हुई है जो दूसरे अभिलेख हैं उनसे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर धौली तथा जोगड़, ये दोनों देख लेते हैं। ये दोनों एक ही स्थान पर वर्तमान उड़ीसा प्रांत के अंदर क्रमशः पुरी तथा गंजाम जिले के अंदर स्थित है, धौली और जोगड़। धौली 3 छोटी पहाड़ियों की एक श्रृंखला पर खुदे हुए लेख है जिनका पता 1837 के अंदर कीटों ने लगाया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जोगड़ अभिलेख। जोगड़ अभिलेख 3 शिलाखंडों पर खुदे हुए हैं, यानी जोगड़ नाम के स्थान पर जो अभिलेख मिले 3 शिलालेखों पर खुदे हुए हैं। इनका पता 1850 के अंदर किसने लगाया, वाल्टर इलियट ने इनको जो है खोजा। नेक्स्ट देखते हैं दोनों प्रज्ञापनों में, धौली और जोगड़ प्रज्ञापनों के अंदर अपने बात करते हैं तो 11वें से लेकर के 13वें तक के जो 11वें से यानी कि 11, 12 और 13 ये तीनों लेख उसमें नहीं मिलते हैं तथा इनके स्थान पर जो है 2 नए लेख खुदे मिलते हैं जो अंतों यानी सीमांत वासियों, अंतों का मतलब क्या था उस समय, जो सीमा के ऊपर रहने वाले लोग थे उनको अंत कहा जाता था, और जनपदवासी जो सीमा के भीतर यानी कि राज्य के भीतरी स्थानों पर रहते थे उनको जनपदवासी कहा जाता था, को दिए गए आदेश हैं। यानी कि 11वां 12वां और 13वां लेख उसके ऊपर नहीं है, उसके स्थान पर कुछ नए आदेश लिखे गए हैं जो अंतों और जनपदवासियों को जो है आदेश दिए गए थे। ठीक है, अब देखते हैं, यही कारण है कि इन 2 पृथकों को पृथक कलिंग ज्ञापन कहा जाता है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, पृथक कलिंग ज्ञापन इनको कहा जाता है। इनमें अन्य बातों के अलावा कलिंग राज्य के प्रति अशोक की शासन नीति के विषय में भी पता लगता है, यानी कि अन्य बातें जितनी भी लिखी गई हैं उनके अलावा अशोक कलिंग के अंदर किस तरह का प्रशासन, कलिंग अशोक के द्वारा जीता गया एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जिसको अशोक ने युद्ध से जीता और उस युद्ध के बाद उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है, वो ये स्टोरी हम पिछली क्लास में देख चुके हैं। तो इस कलिंग के ऊपर उसके प्रशासन के बारे में जितनी भी जानकारी है वो हमें इन्हीं धौली और जोगड़ से मिलती है, जिसको प्रथम कलिंग ज्ञापन भी कहा जाता है। वह कलिंग के नगर व्यवहारिकों, यानी कि जो नगर व्यवहारिक का मतलब है जो वहाँ के न्यायाधीश होते थे उनके लिए कहा जाता था कि न्याय के मामले में उदार तथा निष्पक्ष होने का उसने क्या दिया, आदेश दिया। यानी कलिंग के जो लोग थे उनके लिए न्याय जो है वो निष्पक्षता से लिया जाए, उनके साथ न्याय किया जाए तथा उसके साथ साथ उनके साथ क्या किया जाए, उनके साथ थोड़ा क्या किया जाए, उदार भी रहा जाए, यानी कि जब उनको दंड दिया जाए तो थोड़ा उदार भी उस टाइम उनके साथ रहा जाए। उसके बाद में देखते हैं एरगुडी अभिलेख। ठीक है, नेक्स्ट जो है आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में ये स्थित है। यहाँ पर पत्थरों के 6 टिलों पर अशोक के लेख लिखे हैं एवं लघु शिलालेख उत्कीर्ण है, यानी कि अशोक के बृहत लेख और लघु शिलालेख दोनों ही इस जगह पर मिलते हैं। लघु शिलालेख हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इनका पता 1929 के अंदर भूतत्वविद अनुघोष ने लगाया। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं एरगुडी लेख में जो लिपि की दिशा है वो दाएं से बाएं मिलती है, जबकि अन्य सभी लेखों में ये बाएं से दाएं मिलती है। दाएं से बाएं यानी राइट से लेफ्ट मिलती है, जिस तरह से हम उर्दू लिखते हैं। लेकिन बाकी के जितने भी अभिलेख हैं उन सब के अंदर जो लिपि है वो हमें कैसे मिलती है, बाएं से दाएं यानी लेफ्ट से राइट, जैसे कि हम कौन सी लिपि लिखते हैं, देवनागरी लिपि लिखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सोपारा अभिलेख। सोपारा अभिलेख है महाराष्ट्र प्रांत में जो है ये बना हुआ था, थाना जिले के अंदर ये स्थित था और खंडित शिला पर इसके क्या है 8वें लेख के कुछ भाग मिलते हैं, यानी सिर्फ 8वां लेख ही मिलता है। अनुमान किया जाता है कि यहाँ पहले सभी 14 लेख विद्वान रहे होंगे, यानी ये एक खंडित शिला लेख है, इसके ऊपर सिर्फ 8वां लेख ही मिलता है, लेकिन अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पर जो लेख हैं वो बाकी के लेख भी यहाँ पर उपस्थित रहे होंगे। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा जो वृहत शिलालेख जो टॉपिक है वो पूरा हो गया है और नेक्स्ट जो है हमारा लघु शिलालेख का टॉपिक है वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसलिए आपको वीडियो को जो है इसको लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो तथा जो है चैनल को क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम के ऊपर मिलता रहे। इसलिए आप बेल आइकन जरूर दबा लेना और उसको ऑल पर सेट कर लेना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम फिर से मिलते हैं और उस क्लास के अंदर हम देखेंगे लघु शिलालेखों के बारे में। थैंक यू वेरी मच।